हमने एक वीडियो में एथेंस एंड स्पार्टा का केस देखा। उसके बाद हमने जो ब्रिटेन और जो जर्मनी है उसका केस देखा, जहां एक राइजिंग पावर और एक स्टैब्लिश पावर अल्टीमेटली एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में चली गई। इस वीडियो में हम उन केस को देखेंगे जहां पे एक राइजिंग पावर और एक स्टैब्लिश पावर अल्टीमेटली एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में नहीं गई, और ये किस किस टाइप का जो लेसन है वो हमारे लिए प्रेजेंट करता है। एंड सबसे पहला केस है हमारे पास स्पेन वर्सेस पोर्टुगाल का। 1249 में जो पोर्टुगाल है वो पहला ऐसा यूरोपियन कंट्री बना जो कि जो मुस्लिम रूल है वो स्केप करता है, जो कि जो आइबेरियन पेनिनसुला है वहाँ पर रूल कर रहे थे लगभग 8th सेंचुरी एडी के आसपास से। इसके बाद 1348 में ब्लैक डेथ के कारण, प्लेग के कारण 1/3 के आसपास जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो मारी जाती है, और इस कारण से बहुत सारे कम लोग बचे थे काम करने के लिए। और इसके बाद जो पोर्टुगीज है दे टर्न टू सीज, और उस कारण से वो कुछ ही समय में यूरोप के सबसे ज़्यादा स्किल्ड और सक्सेसफुल फिशरमैन बन जाते हैं। पोर्टुगाल की जो मैरीटाइम पावर है वो 1415 के बाद और भी बढ़ी, जब उसने पहला अपना जो ओवरसीज टेरिटरी है उसे कैप्चर किया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के आसपास। और उस समय जो वहाँ के प्रिंस थे, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने जो इस टाइप की टेक्नोलॉजी है, पोर्ट मेकिंग की टेक्नोलॉजी, नेविगेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, मैप मेकिंग की टेक्नोलॉजी, इसे उन्होंने अच्छा खासा सपोर्ट किया। और इसी का इम्पैक्ट पड़ा कि 1488 में जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर है वो पहले ऐसे एक्सप्लोरर बने, पहले यूरोपियन एक्सप्लोरर बने जिन्होंने जो केप ऑफ गुड होप है उसे ढूंढा। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द 15th सेंचुरी जो पोर्टुगीज हैं वो इसी में एक हद तक डोमिनेंट रहे। और इसका कारण ये भी था कि इधर जो स्पेन है उसमें बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। स्पेन एक हद तक उसमें बिजी था। बट 1469 में ये सारी चीज़ें चेंज हो गई जब एक शादी के कारण एक यूनिफाइड स्पेन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद 1492 में जो क्रिस्टोफर कोलंबस है उसकी जो वॉयज है उसे स्पॉन्सर करी स्पेन ने। और उसी साल उन्होंने जो मूर्स पॉपुलेशन है, मूर्स मुस्लिम पॉपुलेशन को कहते थे, उसे उन्होंने पूरी तरीके से एक्सपेल कर दिया। और इससे जो आइबेरियन पेनिनसुला में जो मुस्लिम रूल था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। स्पेन की इवन जो इकोनॉमी है वो भी ड्रास्टिकली ग्रो करती है। बिटवीन 1474 से 1504 के बीच में इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 30 गुना बढ़ चुका था। और जैसे जैसे स्पेन के पास और ज़्यादा पैसा है उसने बहुत सारे जो एक्सप्लोरेशंस हैं उसे सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इससे और भी ज़्यादा गोल्ड हो, स्पाइसेस हो, ये ऑब्टेन किया जा सके, न्यू ट्रेड रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सके। जैसा कि जो स्पेन है उसका जो नेबर पोर्टुगाल था वो लगभग 100 साल से करता आ रहा था। स्पेन की इवन जो टाइमिंग थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। इधर हेनरी द नेविगेटर के डेथ के बाद जो कि 1460 में हुआ, जो पोर्टुगाल है उसमें जो इनोवेशन है वो एक हद तक डिक्लाइन करने लग गया। इवन जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो भी सबसे फर्स्ट जो हेनरी द नेविगेटर के सक्सेसर थे किंग जॉन टू उसके पास पहुंचे थे अपना आइडिया लेकर के कि जो बाकी सेलर्स हैं वो कोशिश कर रहे थे ईस्ट ट्रैवल करके जो इंडिया का रूट है उसे ढूंढना। कोलंबस ने कहा कि वो वेस्ट सेल करेगा, वेस्ट ट्रैवल करेगा। बट जो किंग जॉन है उसने इस आइडिया के लिए मना कर दिया था। एंड इसके बाद जो कोलंबस है वो स्पेन के किंग के पास पहुंचता है, रिक्वेस्टिंग कि उसे 3 शिप चाहिए। इसके साथ साथ एडमिरल ऑफ द ओशन का टाइटल चाहिए। एंड अगर वो कोई लैंड डिस्कवर करेगा उसका वॉइस रॉय और 1/10 के आसपास जो रेवेन्यू है वहां से आएगी, वो उसे चाहिए। एंड अल्टीमेटली स्पेन के जो किंग एंड क्वीन है वो इसके लिए अग्री कर जाते हैं। एंड हम सबको पता है कि जो अमेरिका है उसे डिस्कवर करी कोलंबस ने। उसके बाद जो किंग जॉन है उन्होंने भी रियलाइज किया कि उन्होंने कितना बड़ा मिस्टेक किया है, बट अब वो यहाँ कुछ कर नहीं सकते थे। एंड थैंक्स टू कोलंबस डिस्कवरी अब जो स्पेन है एक सीरियस राइवल हो गया पोर्टुगाल का ओवरसीज अंपायर में, रूट्स में। और इस कारण से इन्होंने जो पोर्टुगाल की जो मोनोपोली है उसे ही खत्म कर दी। बट इस कारण से एक सिचुएशन भी क्रिएट हो गया था कि दोनों कंट्रीज के बीच में कंपटीशन हो, राइवलरी हो, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके भी अच्छे खासे चांसेस हों, स्पेशली न्यू लैंड्स में कॉलोनीज क्रिएट करने के चक्कर में। बट फॉर्चुनेटली जो स्पेन के किंग एंड क्वीन थे फर्डिनांड एंड इसाबेला, वो जो हायर अथॉरिटी है पोप पोप अलेक्जेंडर 6 इसके पास पहुंचते हैं।
और उस समय जो पोप थे वो स्पेनिश डेसेंट के ही थे। स्पेन का जो सपोर्ट है उससे ही उन्हें इलेक्ट किया गया था। एंड पोप अलेक्जेंडर सिक्स ने जो डिस्प्यूट्स हैं उसे ख़त्म करने के लिए जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वेस्ट का इलाका है इट बिलोंग्स टू स्पेन, और जो ईस्ट का इलाका है दैट बिलोंग्स टू पोर्टुगाल। एंड इनिशियली जो पोर्टुगाल है वो ये रियलाइज करता है कि जो पोप है एक हद तक जो स्पेन है उसे फेवर कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने जो पूरा प्रपोजल है इनिशियली उसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट अल्टीमेटली एक बेसिस बना जिससे ट्रीटी ऑफ टॉर्देसालास साइन किया गया 1494 में। और यही एक कारण है कि जो अगर आप मॉडर्न डे साउथ अमेरिका देखें तो जो ब्राज़ील है वो पोर्टुगीज़ यूज़ करता है। अब ज़्यादातर जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ब्राज़ील को पोर्टुगाल ने कॉलोनाइज़ किया। इस केस में जो पोप है उनका एक सेंट्रल रोल था कि दोनों कंट्रीज जो हैं उनके बीच में एक हद तक लाइन ड्रॉ करे, उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिसाइड करे। और इस कारण से दोनों कंट्रीज ने इवन जो ट्रीटी के टर्म्स हैं इसे भी ऑनर किया, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है पोप की जो अथॉरिटी है उसे रिस्पेक्ट करती थी, उसे एक्सेप्ट करती थी। इसके साथ-साथ वो जो अपना कॉलोनिज़्म है, अपना कॉन्क्वेस्ट है, वो भी वे इस वे में जस्टिफाइड करते थे कि वो जो क्रिश्चियनिटी है, उसे फैला रहे हैं। एंड इस केस पे हम कह सकते हैं कि एक जो हायर अथॉरिटी है, वो प्रिवेंट कर पाए कि जो दोनों कंट्रीज़ की राइवलरी है, वो किसी वॉर में टर्न ना हो जाए। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूनाइटेड नेशन है, उसका भी फॉर्मेशन इसी कारण से हुआ है कि कंट्रीज़ के बीच में जो राइवलरी है, उसे एक हद तक वॉर में ना ये टर्न कर जाए, इसे एक हद तक प्रिवेंट करना, इसे एक हद तक रोकना। बट आप देखेंगे कि जो यूएन है, उतना काम कर नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेट है, यूएसए हो और रिसेंटली चाइना हो, इवन रशिया हो, और भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अगर वो वायलेट करना चाहे, उसके अगेंस्ट यूएन कर ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि यूएन की पावर खुद लिमिटेड है, खुद कंट्रोल्ड है बाय वैसी कंट्रीज जिनके पास वीटो पावर है। दूसरा केस है हमारे पास यूएसए वर्सेस ब्रिटेन का। बाय 1850 तक जो पॉपुलेशन थी ब्रिटेन और अमेरिका की वो नियरली इक्वल थी। बट बाय 1900 के आसपास जो अमेरिकन पॉपुलेशन है वो लगभग दुगना हो चुकी थी एज कंपेयर टू ब्रिटेन। एंड अमेरिका की इकोनॉमी ने जो ब्रिटेन है उसे सरपास कर लिया 1870 के आसपास। एंड बाय 1914 तक ये दुगना था एज कंपेयर टू ब्रिटेन। 1880 में जो ब्रिटेन की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट थी वो 23% के साथ थी पूरी दुनिया का। बट 1914 तक जो मार्केट शेयर था ब्रिटेन का वो 13% तक ही था, और अमेरिका उस समय 32% तक पहुंच गया था। इसके साथ साथ पास में भी दोनों कंट्रीज में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट थी, राइवलरी थी। 1812 में जो ब्रिटेन है उसने व्हाइट हाउस चला दी, और इधर अमेरिका ने जो ब्रिटिश कनाडा था उसे असॉल्ट किया। इवन सिविल वॉर के समय जो ब्रिटेन है उसने कंसिडर किया था कि जो कॉन्फेडरेसी है उसे सपोर्ट करेगा। कॉन्फेडरेसी जो सदर्न स्टेट की ग्रुप थी उसे कहते थे, और कई जो अमेरिकन्स हैं इसे भूले नहीं थे। और जैसे-जैसे जो अमेरिका है उसकी पावर बढ़ी, उसका जो डिमांड था फॉर रिस्पेक्ट, और उसके साथ-साथ जो उसका इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, वो एक हद तक बढ़ने लग गया। और इस कारण से 1895 में एक चांस भी क्रिएट हो गया था कि जो ब्रिटेन और जो यूएसए है उसके बीच में एक हद तक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जब इधर वेनेजुएला और जो ब्रिटिश गुयाना है उसके बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हुआ, जिसमें ब्रिटिश गुयाना के सपोर्ट में ब्रिटेन था। इधर जो यूएसए है वो ब्रिटेन से ये डिमांड करता है कि वो आर्बिट्रेशन एक्सेप्ट करे अंडर मॉनरो डॉक्ट्राइन। मॉनरो डॉक्ट्राइन ये था कि जो यूएसए है, जो यूरोपियन कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें वो इंटरवियर नहीं करेगा, चाहे कोई वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। बट एट द सेम टाइम ये मेक श्योर करेगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उसके इंटरनल अफेयर्स में वो इंटरफेयर न करे, उसे कॉलोनीज ना बनाए। और अगर कोई कंट्रीज ऐसा नहीं करता तो जो अमेरिका है उसे एनिमी मारेगा, उसके अगेंस्ट हॉस्टाइल रहेगा। उसके साथ-साथ जो यूएसए है, उसने ब्रिटेन को ये भी कहा कि जो पूरा कॉन्टिनेंट है, उसमें यूएसए सॉवरेन है, वो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और वहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाहे ब्रिटेन हो या कोई और कंट्रीज़ हो, उसे यूएसए जैसा कहेगा, वैसा बिहेव करना पड़ेगा।
और इनिशियली जो ब्रिटेन है, उसने जो प्रपोज़ल है, उसे एक हद तक रिजेक्ट कर दिया। बट बाद में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे क्लेवलैंड, उन्होंने थ्रेटन किया कि वो जो ब्रिटेन है, उसके अगेंस्ट वॉर में चले जाएँगे। एंड अल्टीमेटली जो ब्रिटेन है, वो इसके लिए एग्री कर जाता है। एंड इसके बाद जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड सलिसबरी, उन्होंने जो अपने फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं उसे एडवाइस भी किया कि हो सकता है कि जो यूएसए है उसके साथ फ्यूचर में कोई वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। उन्होंने जो एडमिरल्टी है उसे भी कहा कि जो बजट है उस हिसाब से रिव्यू करो, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में जो यूएसए हो, फ्रांस और जो रशिया का अलायंस है उससे भी बड़ा राइवल निकले। बट अभी भी जो यूएसए की नेवी है, अगर रॉयल नेवी से कंपेयर करें, जो इंग्लैंड की नेवी से कंपेयर करें, तो एक हद तक स्मॉल थी, उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी जितने ब्रिटेन की नेवी थी। बट वो ड्रास्टिकली ग्रो कर रही थी एंड स्पेशली आफ्टर अमेरिकन स्पेनिश वॉर, जो कि 1898 में हुआ, जो यूएसए है अपनी नेवी को ड्रास्टिकली एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है। इसके साथ-साथ जो ब्रिटेन है, उस समय और भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा था, बहुत सारी न्यू-न्यू पावर राइज़ कर रही थी। एंड धीरे-धीरे जो ब्रिटेन है, वो ये रियलाइज़ करता है कि जो सारे थ्रेट्स हैं, सारे जो कॉन्फ्रंटेशन है, उसे वो मैनेज नहीं कर पाएगा। क्योंकि इधर साउथ अफ्रीका में और वॉर चल रही थी, जिसमें ब्रिटेन को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। जर्मनी जो है धीरे-धीरे राइज़ कर रहा था और एक समय के बाद उसने अपनी नेवी को भी ड्रास्टिकली एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। जर्मनी इवन एक हद तक क्लोज़र था अगर यूएसए से कंपेयर करें तो। इधर जो रशिया है वो भी धीरे-धीरे पावरफुल हो रहा था, अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था, जो कि जो मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में जो ब्रिटेन का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसे एक हद तक थ्रेटन कर रहा था। इसके अलावा जो ब्रिटेन है, वो एक और चीज़ रियलाइज़ करता है कि अनलाइक यूरोप, यूरोप में जो ब्रिटेन है कई बार ये करता था कि अगर कोई कंट्री पावरफुल हो रही, तो उसके जो बाकी नेबर्स हैं, कंपीटिंग नेबर्स हैं, उससे एक हद तक अलायंस क्रिएट कर लो, जिससे एक हद तक एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट रहे यूरोप में। बट जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, उसमें अमेरिका के आसपास पावर के मामले में कोई थी ही नहीं। जैसे जो ब्रिटेन है, एक अलायंस नेटवर्क क्रिएट कर सकता था, एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर सकता था। जो कनाडा था, जिसको उस समय डोमिनियन स्टेटस दिया था ब्रिटेन ने, उतना भी पावरफुल नहीं था कि अपने आप को डिफेंड कर सके। और इन सब कारण से जो ब्रिटेन के बहुत सारे लीडर्स हैं, वो एकोमोडेशन के मूड में आ गए कि जो यूएसए है, उसके साथ राइवलरी हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, उसे एक हद तक अवॉइड करो। 1904 में जो लॉस्ट लॉर्ड ऑफ सी है, जैकी फिशर, उन्होंने अपने जो सिविलियन सुपीरियर हैं उसे कहा कि ब्रिटेन को हर एक चीज़ कोशिश करनी चाहिए कि जो यूएसए है उसके साथ वॉर अवॉइड करे, क्योंकि यूएसए उस समय अच्छा खासा पावरफुल हो चुका था। इसके साथ-साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो कनाडा है उसे खुद के फेट पे छोड़ दो। कनाडा को उस समय जो ब्रिटेन है उसने एक डोमिनियन स्टेटस दे के रखा था। अगर कनाडा और यूएसए के बीच में कोई क्वारल स्टार्ट होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है, ऐसा ना हो कि जो यूएसए और जो ब्रिटेन है उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दे। इसके बाद ब्रिटेन ने जो यूएसए है उसे जो टू पावर स्टैंडर्ड है उससे भी एक्सेम्प्ट कर दिया। टू पावर स्टैंडर्ड ये था कि जो ब्रिटेन है अपनी नेवी को इतनी स्ट्रांग रखेगा कि इसके जो नेक्स्ट दो सबसे स्ट्रांगेस्ट राइवल हैं उसकी कंबाइंड नेवी से भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्योंकि जो अब रिलेटिव बैलेंस ऑफ पावर है वो जो अमेरिका है उसके फेवर में अच्छा खासा शिफ्ट हो चुका था। अब कोई भी वायबल मीन्स नहीं था जिससे जो अमेरिका का राइज है उसे रोक सके ब्रिटेन। इसके साथ-साथ जो ज्योग्राफिकली है, दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर थे। इसलिए कोई डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था ब्रिटेन को अमेरिका से। जो जर्मनी है, जो कि ड्रास्टिकली अपनी नेवी को एक्सपैंड कर रहा था, वो एक ज़्यादा बड़ा थ्रेट था ब्रिटेन के लिए। और इसके बाद जो ब्रिटेन है, उसने जो अपने रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ, उसे एक हद तक इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। 1906 में जब लिबरल गवर्नमेंट पावर में आई, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी थे एडवर्ड ग्रे, उन्होंने कहा कि उनका एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी तो ये जो यूएसए है उसके साथ जो रिलेशंस हैं उसे एक हद तक अच्छा रहे, उसे एक हद तक इम्प्रूव करे। और इन सब कारण से जो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस हैं वो एक हद तक ड्रास्टिकली इम्प्रूव होते हैं। जो ब्रिटेन है, दोनों कंट्रीज के बीच में जो लॉन्ग स्टैंडिंग हॉस्टिलिटी थी उससे एक हद तक हील करने में सक्सेसफुल रहा, जिसका अल्टीमेटली उनको ही फायदा हुआ। जब 1914 में जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई,
यूएसए एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ मटेरियल एंड फाइनेंशियल हेल्प बना। ये ब्रिटेन के जो वॉर एफर्ट्स हैं उसके लिए उसे अच्छा खासा सपोर्ट मिला यूएसए से। एंड अल्टीमेटली जब जर्मनी के सबमरीन्स ने अमेरिकन शिप्स पे अटैक किया, उसके बाद जो यूएसए है वो भी कूद गया वर्ल्ड वॉर 1 में। और अल्टीमेटली जो जर्मनी है उस वॉर को हार भी जाता है, ब्रिटेन जो है उस वॉर को जीत जाता है। एंड हो सकता था कि अगर ब्रिटेन को जो अमेरिका है उसकी अगर हेल्प नहीं मिलती, लोन्स नहीं मिलते, सप्लाईज नहीं मिलते, तो हो सकता था कि जो जर्मनी है उस वॉर को जीत जाता। इसके बाद भी जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसमें भी ये दोनों कंट्रीज हैं ऐसे अलायंस लड़ती है। और आज भी अगर आप देखें तो यूएसए और ब्रिटेन के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। दोनों कंट्रीज जो हैं नेटो की मेंबर हैं। अब इस केस में ब्रिटेन और जो यूएसए है वो वॉर कैसे अवॉइड कर पाया। सबसे फर्स्ट जो ब्रिटेन है उसने जो ब्रूटल फैक्ट्स हैं उसे एक हद तक एक्सेप्ट करी। हो सकता था कि वेनेजुएलन बॉर्डर क्राइसिस के कारण और उसके बाद कनाडा के कारण जब एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई थी, ब्रिटेन चूज कर सकता था कि जो यूएसए है उस पर वॉर डिक्लेयर करे। बट ऐसा उन्होंने किया नहीं, क्योंकि अगर वो वॉर में जाते उस सबसे फर्स्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता। लाइक्लीहुड भी जो थे विक्ट्री के वो भी एक हद तक कम थे, चांसेस काफ़ी कम थे। और अगर वो जीत भी जाते तो यूएसए जैसी जितनी बड़ी कंट्री है, जो कि इतनी स्ट्रांग कंट्री थी, वो हमेशा ही उनके अगेंस्ट रहता, उनका राइवल रहता, हॉस्टाइल रहता। इसके अलावा उनके पास एक सीरियस थ्रेट जो है वो जर्मनी के रूप में था, रशिया के रूप में था। और इसीलिए वो एक हद तक एकोमोडेशन के मोड में आ गए। एक और कारण आप कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज हैं उसके बीच में एक हद तक कॉमनैलिटीज थी। कल्चरली थोड़े से सेम थे, पॉलिटिकली थोड़े से सेम थे। दोनों कंट्रीज जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज थी। जो पॉलिटिकल कल्चर है वो भी एक हद तक सेम था। और इसके साथ साथ एक समय के बाद जब बहुत सारे इंग्लिश लोग हैं उन्हें जब रियलाइज हुआ कि इंग्लिश अब डोमिनेट नहीं रहेंगे, उन्हें लगा कि कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ही पूरी दुनिया में एक हद तक डोमिनेंट रहेगा। अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास यूएसएसआर वर्सेस यूएसए का। दोनों कंट्री जो है ऐसे अलाय लड़ती है जर्मनी के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में। बट शुरुआत से ही जो यूएसए है कैपिटलिज्म का सपोर्टर था, डेमोक्रेसी का सपोर्टर था। और जो सोवियत यूनियन है वो कम्युनिस्ट स्टेट था, कम्युनिज्म का सपोर्टर था। और इस कारण से दोनों कंट्रीज हैं उसके बीच में एक हद तक राइवलरी भी थी, एक हद तक डिस्प्यूट्स थे इस बात को लेकर के। इसके बाद जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जो सोवियत है उसने कम्युनिज्म एक हद तक फैलाना स्टार्ट किया। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया में जो कूप है उसे सपोर्ट किया 1948 में। इसके बाद 1949 में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो जीत जाती है चाइना में। इसके बाद जो सोवियत है उसने जो नॉर्थ कोरिया का इन्वेजन है ऑफ साउथ कोरिया उसे सपोर्ट किया। और इसके बाद जो यूएसए है वो साउथ कोरिया के सपोर्ट में कूद गया, उस वॉर में कूद गया। और उसी कारण से जो साउथ कोरिया है एज ए कंट्री आज एग्जिस्ट भी करती है। एंड बाय 1950 तक ये जो राइवलरी थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर वो एक हद तक एविडेंट थी कि जो कोल्ड वॉर है वो चलेगा दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके साथ साथ उस समय तो अमेरिका ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल था ही, चाहे इकोनॉमिकली हो, मिलिट्रली हो, कल्चरली हो। बट इवन जो सोवियत यूनियन है वो भी अपने आप को ड्रास्टिकली ग्रो कर रहा था, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसका सोवियत की जो इकोनॉमी है उस पर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। बट जो रशिया की सोसाइटी है उसने बहुत ही जल्दी बाउंस बैक किया, बहुत ही जल्दी रिकवर किया। जो फर्स्ट डेकेड थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस बीच में जो सोवियत की इकोनॉमी है वो डबल हो गई। और इसके बाद अगेन जो एक डेकेड है उसमें फिर से दुगुना हो गई सोवियत की इकोनॉमी। और ज़्यादातर ये जो वेल्थ है, जो पैसा है, अच्छा खासा अमाउंट में जो मिलिट्री है उस पर खर्च किया जा रहा था। और उस समय जो बहुत सारे लीडर्स थे सोवियत यूनियन के लाइक क्रुश्चेव, वो इतने तक कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने ये कह दिया कि हिस्ट्री हमारे साइड है, विल बड़ी यू। क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो सोवियत यूनियन है वो बहुत ही पावरफुल होगा, उसकी इकोनॉमी जो है वो ड्रास्टिकली ग्रो करेगी। और उस समय ग्रो कर भी रही थी, लोग ऑप्टिमिस्टिक भी थे। यूएसए और जो यूएसएसआर है उसने जो डायरेक्ट मिलिट्री अटैक है उसके अलावा सब चीज़ किया, चाहे इकोनॉमिक वॉरफेयर हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, प्रॉक्सी वॉरफेयर हो। कोरियाई केस में देखा हमने, फिर वियतनाम में हुआ, फिर इंडियाई केस में हुआ जहाँ पे इंडिया को यूएसएसआर का सपोर्ट था जो यूएसए है
पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ में सेम चीज़ हुई। कई जगह जो कम्युनिस्ट हैं, उसे यूएसएसआर का सपोर्ट मिला। जो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट थे, उसे यूएसए का सपोर्ट मिला। फिर हमने अफ़गानिस्तान में देखा, जहाँ सीआईए ने जो मुजाहिदीन हैं, उसे सपोर्ट किया अगेंस्ट सोवियत यूनियन। बट इसके बाद भी जो दोनों कंट्रीज़ हैं, वो कभी भी डायरेक्टली एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं लड़ती है। अब इस केस में जो यूएसए है और जो यूएसएसआर है, एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में क्यों नहीं गया? उसका पहला कारण आप कह सकते हैं न्यूक्लियर वेपन। 1949 में जो टेस्ट है, उसके बाद सोवियत भी जो न्यूक्लियर केपेबल हो चुका था, अमेरिका ऑलरेडी न्यूक्लियर केपेबल था, और उसके बाद दोनों कंट्रीज में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, उसे ड्रास्टिकली एक्सपैंड किया। और इस कारण से एक समय जो दोनों कंट्रीज थी, वो उतनी केपेबल थी कि अगर वॉर हुआ, तो अगर न्यूक्लियर वॉर में एक्सकेलेट होता है वो चीज़, तो दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इसके बाद दोनों कंट्रीज ने जो न्यूक्लियर अटैक का थ्रेट है, उसे कम करने की कोशिश करी, उसे एक हद तक ख़त्म करने की कोशिश करी। बहुत सारे आर्म्स ट्रीटी साइन करी, एक हद तक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्रिएट करे, जिससे जो न्यूक्लियर वेपन का अटैक का थ्रेट है, उसे एक हद तक कम किया जा सके। और एक और कारण हम कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है, उसका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमने ब्रिटेन के केस में देखा कि उसने देखा कि जो यूएसए की इकोनॉमी है, क्योंकि 1940 तक उससे हाफ थी, और 1870 में लगभग इक्वल हो गई, एंड बाय 1914 तक उससे दुगना हो गई। और ब्रिटेन ने इसे रियलाइज़ किया कि जो यूएसए है, वो अच्छा खासा पावरफुल हो चुका है, और उस कारण से वो एक हद तक एकोमोडेशन के मूड में आ गया। बट जो यूएसएसआर के केस में कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो सोवियत यूनियन है, यूएसए को टेक ओवर करेगी, ऐसा कभी हुआ नहीं। इसके जगह 1980s में जो सोवियत यूनियन है, उसकी जो इकोनॉमी है, वो स्लो डाउन करने लग गई, एंड अल्टीमेटली जो सोवियत यूनियन है, वो ही डिसइंटीग्रेट कर गया। इसके साथ-साथ जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उसे भी पता चली कि जो कम्युनिस्ट सिस्टम है, उसकी लिमिटेशन क्या-क्या है। उन्होंने भी इस सिस्टम को छोड़ दिया। एंड अल्टीमेटली जभी भी कोई जो न्यू कंट्री है, अगर राइज़ कर रहा है और दूसरा जो कोई एस्टेब्लिश पावर है, उनके बीच में हमेशा एक हद तक कॉम्पिटिशन होगी। इसके भी चांसेस हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। क्योंकि अगर कोई राइजिंग पावर है, वो अपने आप को एक हद तक एक्सपैंड करता है, वो रिस्पेक्ट डिमांड करता है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, और जो एस्टैब्लिश पावर है, उसे डर लगता है कि वो जो डोमिनेंस है, अपना पावर है, वो उसे छिन जाएगा। और इस कारण से हमेशा ही जो कंट्रीज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ हैं, उसके बीच में कॉम्पिटिशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है। हमने एथेंस एंड स्पार्टा के केस में देखा, जो ब्रिटेन और जो जर्मनी है, उसके केस में देखा। बट ये जो 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं, उससे हमने देखे कि ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं, वो हर एक केस में एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में चले जाएँ।